सुस्वागतम समृद्धि 2025 के इस समारोह में पंडित जसराज की सुरांजलि के साथ ऐसी आध्यात्मिक आभा के साथ आज उनकी जन्म जयंती है और इसके साथ ही स्वदेशी के प्रखर उद्भट क्रांतिकारी हमारे लाला लाजपत राय जी की भी आज जन्म जयंती है। यह कार्यक्रम एक माह पूर्व 28 दिसंबर को होना था। भारतीय समृद्धि के 5 उद्भट महा विभूतियों से जुड़ा हुआ हमारे रतन टाटा जी और धीरू भाई अंबानी दोनों की जन्म जयंती रही और हमारे न्यू इंडिया की अगर हम कह सकें तो जो फास्ट ड्रिवन प्रोसेसेस जो 2014 से भारत एक अलग स्तर पे आया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और उसके जो नींव की ईंट जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो लीगल सिस्टम्स की बात रही, हमारे अरुण जेटली जी की भी जन्म जयंती थी। और वही 28 दिसंबर हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की पुण्यतिथि और बहुत ही महत्वपूर्ण पंडित हीरालाल शास्त्री जी जिनको जो वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक तो रहे ही पर संविधान सभा के सदस्य, और he was the one who pushed for the equal rights of women very early in the Constituent Assembly. So that was his biggest accomplishment. दिल्ली में उस समय ग्राफ 4 वगैरह लागू हो गया तो हमें एक माह का इंतजार करना पड़ा। तो आज विभूतियों के महान विभूतियों के इस महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। 28 दिसंबर के ही पास में 23 दिसंबर हमारे 2 प्रधानमंत्रियों का उनसे जुड़ी हुई तिथियां रही। हमारे चौधरी चरण सिंह जी जिनको हमारी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। आज एआई के युग में एग्रेरियन इंटेलिजेंस की बात उन्होंने जो कही जो आज भी समीचीन है, तो चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती रही, उसको भी हम लोग 28 को मनाना चाह रहे थे। और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, अगेन इट इज अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड बैग, बट उन्होंने जो भारत में और जिनको हम पॉलीग्लॉट प्राइम मिनिस्टर लार्जली कहते हैं, 17 भाषाओं के विद्वेता, उनकी पुण्यतिथि रही। उसके पश्चात 25 दिसंबर हमारे 2 अन्य भारत रत्न महापुरुष हमारे श्रद्धेय अटल जी, और जिनके नाम से हम लोग अटल इंटेलिजेंस की एक COP कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस का, कि जो गीता में कहा गया कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, AI की जो बात हो रही है, AI इम्पैक्ट समेत पूरा विश्व AI के उद्भव से घबराया सा हुआ है कि पता नहीं ये क्या होगा। इसमें एक वो का जो वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी की बात है, तो अटल जी की जो अटल प्रज्ञा रही, तो उस तत्व में कि हमें AI पे ही चढ़ना है और भारत की जो सभ्यतागत जो प्रज्ञा है उसके अधिष्ठान पर हम अटल इंटेलिजेंस की बात करना चाह रहे हैं। और महामना को तो कौन नहीं उनके प्रति श्रद्धा सुमन, तो महामना द रॉयल बेगर हु एस्टैब्लिश्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इन सभी महानुभावों से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम तो आज इस महानुभावों के महाकुंभ में जुड़ गया है। और आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें हम 2 भागों में हमने इसको रखा है। पहला ये जो बहुत सारी क्रॉस फंक्शनल थीम्स हैं उस पर एक पैनल डिस्कशन, पहले हम लोग एक अंतर्ग्रंथित एक चर्चा जिसमें हम बात करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह एक बहुत ही जो हमारे पंडित जी दीनदयाल जी बात करते थे कि बड़ा ही मटीरियलिस्टिक थॉट है। भारतवर्ष ने हमेशा से ग्रॉस धार्मिक प्रोस्पेरिटी की बात करी, तो हम उस पर एक प्रतिवेदन की ट्रांसपोजिंग द अमेरिकन डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू द इंडियन इंटीग्रल प्रिसेप्ट ऑफ ग्रॉस धार्मिक प्रोस्पेरिटी, हम इसको कैसे एक सब, जैसे नीति आयोग ने पॉवर्टी को भी एक मल्टी डिमेंशनल इंडेक्स के रूप में देखा, तो क्या भारत की चिति से क्या हम ये बात कर सकते हैं। तो यही सब जो अंतर्मुखित हमारे विषय है, तो इस पर एक इंटरट्वाइंड पैनल डिस्कशन आज के इस सत्र में हम रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे रीथिंक इंडिया इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन श्री RK वैश्य सर को कि वो आज के इस सत्र के हमारे मुख्य अतिथि श्री अश्विनी महाजन सर को मंच पर अपने साथ सम्मान पूर्वक लेकर जाएं। और मैं
इस सत्र में निवेदन भी करूंगा हमारे मध्य प्रदेश से पधारे डॉक्टर संजय मिश्रा जी को, जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन को एक ग्लोबल वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में उनका बड़ा ही एक पैशनेट प्रयास है, बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश सरकार में, कि वो भी मंच पर पधारें और इस सत्र की शोभा बढ़ाएं। इन्हीं जो 13 हमारी क्रॉस कटिंग थीम्स में मैं निवेदन करूंगा हमारे लक्ष्मण प्रकाश सिंघवाई साहब को, जो कि फेयर फ्री मार्केट्स में फेयरनेस की बात, फेयर इकोनॉमी एंड जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, कि वह भी आए, कि भारत में जो अंत्योदय की बात है, लास्ट माइल तक, यह जो सारी थीम्स में है, तो वह भी आकर अपना अभी और मैं निवेदन करूंगा हमारी मैडम माला चंद्रशेखर जी को, जो कि संस्कृति कल्चर एक इकोनॉमी के रूप में कैसे प्रतीत हो सकता है। तो मैडम, आई वुड रिक्वेस्ट यू आल्सो ऑन द पैनल इफ यू कैन बी हियर विद अस। तो क्योंकि आज लाला जी की जन्म जयंती है, जो कि स्वदेशी स्वाधिष्ठान के प्रतीक के रूप में, गो बैक साइमन तो बात की बात थी, पर उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप से उस समय के पंजाब में उन्होंने लंदन के इंडिया हाउस को भी फाइनेंस किया, जो कि क्रांतिकारियों का एक गढ़ बना भारत के, जो कि श्याम जी और बड़े बड़े क्रांतिकारी उस इंडिया हाउस से निकले, और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की संकल्पना की कि भारतीय जो फिनेंस है वो हमारे देश में ही रहे। तो स्वदेशी के प्रखर उद्भट हमारे विद्वान, हमारे प्रवर्तक अश्विनी महाजन सर, मैंने उनसे निवेदन किया था कि स्वदेशी की जो धारणा है उस पर एक मार्गदर्शन हो, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन द एरा ऑफ 2026 स्पेसिफिकली व्हेन ग्लोबल ट्रेड वॉर्स आर हैपनिंग। भारत ने हमेशा से एक इक्विडिस्टेंट की बात कही, ना आंख दिखा के ना आंख झुका के, आंख में आंख मिलाकर हमें विश्व के साथ संबंध जोड़ना है। ईयू के साथ इस बार रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के दोनों वरिष्ठ नेतागण वहां आए। तो स्वदेशी के परिप्रेक्ष्य में आज 2026 में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वहां ग्लोबलाइजेशन की क्या महत्ता है, वहां डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है, और हाउ टेक्नोलॉजी इज फैसिलिटेटिंग दैट। हम लोग पहले लार्ज स्केल बिग इंडस्ट्री, बिग फाइनेंस, पर आज तकनीक का जो रूपक है, उसका जो यूज केस है, उसको हम कैसे ट्वीक करके हम स्वदेशी की वागधारा को, स्वदेशी के भाव से कैसे भारत, हमारा जो एक सिंगल पॉइंटेड थॉट है कि 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन, ये जो सारा संवाद है, हम स्वयं अश्विनी सर से समझते हैं। उनका वक्तव्य के लिए मैं निवेदन करता हूँ। सर, यू कैन बी देयर। धन्यवाद राघव जी। सम्मानित मंच, प्रबुद्ध बंधु भगिनी, राघव जी सदैव ही अपने कार्यक्रमों में आने के लिए आदेश करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से कभी प्रवास में आना हो नहीं पाया, तो मैं आज आकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपका आदेश है कि स्वदेशी के संदर्भ में आपके समक्ष कुछ रखूं। हम लोग जानते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच जहाँ से मैं आता हूँ, उसके स्थापना जो है वो 1991 में हुई। ये वो कालखंड था जब दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन का जादू जो है उससे चढ़ के बोल रहा है, और स्वदेशी की बात करने वाले लोगों को बहुत हीन भावना से देखा जाता था। कहा जाता था कि आप लोग देश को अंधकार युग में लेकर के जाना चाहते हैं, पाषाण युग में लेकर के जाना चाहते हैं।
आज जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया के साथ एक हो जाएं और जहाँ से जो चीज़ सबसे सस्ती मिले वो खरीदें, जहाँ से कैपिटल सस्ती मिले वो लाएं, जो कैपिटल लाना चाहे उसको हम रास्ते खोलें, और जो अपना देश कहीं ना कहीं पिछड़ गया है तो उसको हम कैसे वापस ला सकें, एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है और स्वदेशी जागरण मंच उस पर जाने के लिए रोक रहा है। हमें कई बार स्वदेशी की गलत अवधारणाओं के साथ भी जोड़ करके देखा गया। उन्होंने कहा कि आप स्वदेशी के नाते जब बात कर रहे हैं तो क्या आप दोबारा से उस युग में लेकर के जाना चाहते हैं जहां केवल 2 ही कारें होती थी, टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए 20-20, 25-25 साल की वेटिंग करनी पड़ती थी, एक स्कूटर खरीदने के लिए उसमें बजाज वेस्पा स्कूटर होता था, एक लम्ब्रेटा स्कूटर होता था, उसको खरीदने के लिए, उसको पाने के लिए 15-20 साल का संघर्ष होता था। क्या आप हमें उस युग में लेकर के जाना चाहते? तो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले कि आज एक सुखद अनुभव होता है। वो सुखद अनुभव ये है कि हमारे साथ निरंतर काम करने वाले लोगों को, जिन्होंने स्वदेशी की बात को निरंतर रखा, आगे बढ़ाया। मुझे ध्यान है कि परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी, भारतीय किसान संघ की स्थापना की थी, इसके साथ ही साथ अधिवक्ता परिषद, उसके भी निर्माण में उनका एक विशेष योगदान था। इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना में भी उनका एक विशेष स्थान था। तो उनके मन में ऐसे बात क्यों आई कि भाई स्वदेशी जागरण मंच बनाया जाना चाहिए, और उस समय आई जब पूरी दुनिया भूमंडलीकरण का राग अलाप रही थी। तो मैंने अभी कहा कि मुझे एक बहुत अत्यंत सुखद अनुभव हो रहा है कि ये जमाना था, हमें लोग बहुत पिछड़ा हुआ, अंधकार युग में लेके जाने वाला, पाषाण युग में लेकर जाने वाला बोलते थे। आज अपने देश में एआई के कारण जो संकट हो रहा है, यदि उसकी बात करें, यदि एआई कैसे उसका डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है उसकी बात करें, किसी भी उद्योग को कोई संकट आता है, कोई चाइनीज डंपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसके कारण उद्योग बंद हो रहा है, उसके कारण कोई संकट आता है, कोई प्रौद्योगिकी के संदर्भ में बात आती है, यानी किसी भी प्रकार की बात हो तो सबसे पहले लोग जो चीज खोजते हैं वो खोजते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच का पता क्या है, ताकि वहां आकर के कुछ बात कर सके, उस पर कुछ समाधान पा सके। क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच ने इस कालखंड में बहुत चीजों का समाधान दिया भी, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तो मेरे जो सुखद अनुभव हो रहा है वो ये, यदि कुछ दिन पूर्व डावोस का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बड़ी चर्चा में रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सालों से चल रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब चर्चाएं होती थी, वहां एक प्रकार के जश्न का माहौल होता। किस चीज का जश्न? भूमंडलीकरण का जश्न, कि भूमंडलीकरण ही एकमात्र रास्ता है। और उसमें जितने देशों के शासनाध्यक्ष जाते थे, इस बार भी आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप आए, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आए, तमाम प्रकार के दूसरे शासनाध्यक्ष आए। हर बार इस प्रकार के सम्मेलनों में ये बात आती थी कि वॉशिंगटन कंसेंसस, उसको कैसे लागू किया जाए, कैसे उस पर कुछ कमी रह गई है तो उसको भी पूरा कर दिया जाए। अगर देशों के बीच में जो व्यापार है वो कहीं बाधा आ रही है तो उस बाधाओं को कैसे समाप्त किया जाए, अगर बाहर से कैपिटल आने को रोका जा रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए,
अगर पेटेंट कानून ये देश बदलने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे दबाव बना करके उनको पेटेंट कानून बदलवाए जाए, उनके इन्वेस्टमेंट कानून बदलवाए जाए, उनके बजट्स में कैसे फेरबदल किए जाए, उनके प्रॉपर्टी राइट्स के कानून कैसे बदले जाए, आईपीआर के कानून कैसे बदले जाए, इसके ऊपर विचार होता था। आप लोग जिनको वाशिंगटन कंसेंसस के बारे में नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जब कंसेंसस शब्द आता है तो लगता है कि भी दुनिया भर में एक मतैक्य है, तो वास्तव में लेकिन वाशिंगटन के साथ अगर कंसेंसस पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो जो मतैक्य, वो कंसेंसस इज नॉट ऑफ द ग्लोब, वो कंसेंसस वाशिंगटन का कंसेंसस, वाशिंगटन अमेरिका में आता है। तो उसमें 3 इंस्टीट्यूशंस आती हैं जिनको वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से जाना जाता है। उन 3 इंस्टीट्यूशंस के, उन 3 संस्थाओं के बीच में एक मतैक्य हो गया कि दुनिया को चलाना है तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। दुनिया में चर्चा नहीं हुई, भारत की संसद में चर्चा हुई नहीं हो, कनाडा की संसद में चर्चा हुई और नहीं हुई, किसी इंग्लैंड की संसद में चर्चा हुई नहीं हुई, जो भी डेमोक्रेटिक देश है उनकी संसदों में तो चर्चा नहीं हुई, वहां पर कोई पब्लिक डिबेट नहीं हुई। वाशिंगटन ने कहा, वाशिंगटन में कौन 3 इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, यानी जैसे हमारा वित्त मंत्रालय है, उनका वित्त मंत्रालय, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन तीनों के बीच में एक मतैक्य हो गया कि दुनिया को ऐसे ही चलाना है और 10 बिंदु बताए, अपने बाजार खोलो, अपने इन्वेस्टमेंट कानून को बदलो, इन्वेस्टमेंट खोलो, अपने देश में आईपीआर कानून को बदलो, अपने जो जिस ढंग से डिसाइड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बदलो, जिस ढंग से डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट उसको बदलो। आपको इससे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं रख सकते क्योंकि हमें आपकी बहुत चिंता है, आपकी बहुत महंगाई हो जाएगी, इसलिए हम फिस्कल डेफिसिट, आज भी कई सरकारी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। और आपने जैसे कहा जीडीपी, सब कुछ जीडीपी केंद्रित हो गया। और मैं जब कहता हूं कि इस बार जो मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, जिसके लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, आज जो बात हम स्वदेशी की बात हम करते थे कि भारत में स्वदेशी होना चाहिए, आज पूरी दुनिया के लोग उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आकर के, तो दुनिया के लोग कुछ सामान्य लोग नहीं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कारनी आके बोल रहे हैं कि वहां पर कि भूमंडलीकरण फेल हो गया है, भूमंडलीकरण के कारण आज पेमेंट सिस्टम को, आज ग्लोबल वैल्यू चेन्स को, आज तमाम चीजों का वेपनाइजेशन किया जा रहा है, उनको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों ने अभी सुना ही होगा कि कुछ लगातार काफी लंबे समय से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सफर कर रही है क्योंकि उन्होंने तय किया कि हम आपको रेयर अर्थ नहीं देंगे, हम आपको अपने सेमीकंडक्टर्स नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने सेमीकंडक्टर बनाएंगे, कहा जा रहा है। यानी जिस भूमंडलीकरण, जिस ग्लोबल वैल्यू चेन के दम पर ये कहा जाता था कि हम आपको हर चीज उपलब्ध कराएंगे, जितना कच्चा माल होगा, जितनी मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी, जितनी आपको आवश्यकता होगी, सस्ते से सस्ता उपलब्ध कराएंगे ताकि आप सस्ते से सस्ता सामान बनाओ और दुनिया भर को बेचो। हमें यह बताया गया कि आपके लिए बाजार हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि आपके किसान वाशिंगटन की सड़कों पर जाकर के अपने फल और फूल बेच सकेंगे और उनकी ज्यादा आमदनी हो। वो सब कुछ नहीं हुआ। जो हमें बताया गया कि ग्लोबल वैल्यू चेन के कारण ये सब होगा, उसका परिणाम ये निकला कि आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसलिए नहीं चल पाती कि भी उन्होंने कहा कि हम आपको सेमीकंडक्टर्स नहीं देंगे। आज हमारी कई प्रकार की इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं चल पाती है। आज कोई भी चीज बनानी हो आपको रेयर अर्थ चाहिए, और हमने कभी विचार ही नहीं किया कि हम रेयर अर्थ बनाएं, क्योंकि हमें लगता था कि चीन से सब सस्ता आ रहा है। उस भूमंडलीकरण का इतना
दबाव था, उस भूमंडलीकरण के कारण इतनी सोच बन रही थी कि सब कुछ सबसे सस्ता बनाने का एकमात्र तरीका जो है वो भूमंडलीकरण ही हो सकता है। आज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें इस भूमंडलीकरण की जो झूठ है उससे बाहर आना पड़ेगा। इस भूमंडलीकरण के कारण हमें हर चीज का वेपनाइजेशन हो रहा है। आपने सुना होगा कि अमेरिका हमेशा हमें कहता रहता था कि भी आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे, बहुत बार कहते थे। आर्टिकल 301, आर्टिकल 30, क्या क्या आर्टिकल्स लगाते थे। आपको हम सैंक्शंस लगा देंगे। क्या सैंक्शंस लगाएंगे? कि आप जो सामान बेचते हो और आप जो सामान खरीदते हो उसके लिए जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट गेटवे है, जो सिस्टम है जिसको स्विफ्ट बोलते हैं, उसको हम बंद कर देंगे, आपके लिए ब्लॉक कर देंगे। इसलिए आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते। लेकिन तब तक जब देश आत्मनिर्भर हो गया पेमेंट सिस्टम में, जब हमने उनको आंख दिखाई कि अरे ठीक है आप एक बार स्विफ्ट बंद करके दिखाइए, हम एक अल्टरनेटिव सिस्टम बना देंगे, हम अपने रुपए को, अपने यूपीआई को रूस के MIR के साथ, मीर के साथ हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो सब सफा हो गया। नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप खरीदो तेल। आप कोई दूसरे तरीके से तेल बंद कराने की कोशिश करें, हम टैरिफ लगा दें, यानी टैरिफ हो, ग्लोबल वैल्यू चेन हो, पेमेंट सिस्टम हो, तमाम हर चीज को, डॉलर हो, हर चीज को वेपनाइज करने का प्रयास हो रहा है। और हमें समझाया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन सबसे अच्छी चीज है। केवल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ऐसा नहीं, यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड यूएस, इट हैज फेल्ड यूरोप, इट हैज फेल्ड एवरीबॉडी। और एकमात्र तरीका ये है, मैं नहीं कह रहा हूं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं, एकमात्र तरीका है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ रिलायंट बनिए। अब ये बताइए कि ऐसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को के ऊपर कोई नोटिस गया, फिर उसके ऊपर कोई मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के 30 साल के बाद कहा गया नहीं इसकी कोई गलती नहीं थी, ये ठीक है। उसी तरह से स्वदेशी जागरण मंच पर यह मुकदमा चलता रहा, भूमंडलीकरण के समर्थक लगातार हमारे खिलाफ बोलते रहे, लेकिन आज सबकी जुबान पर ताला है। मैं बहुत गर्व के साथ ही कह सकता हूं कि केवल भारत में ही आदरणीय प्रधानमंत्री ही स्वदेशी की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया स्वदेशी की बात कर रही। और इस स्वदेशी के आधार पर हम देश और दुनिया दोनों के विकास की बात करते हैं। भारत ने कभी भी अपनी बात नहीं की, ये नहीं कहा कि हम आत्मनिर्भर होकर के दुनिया पर राज करेंगे। भारत के बारे में कहा जाता है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिए हैं। अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो संकल्प हमने लिया है, तो क्या यह पहली बार होगा कि भारत एक विकसित राष्ट्र होगा? एंगस मैडिसन लिखते हैं कि ईसा के जन्म से लेकर, क्योंकि उनके पास तो इतिहास ही नहीं, उनके पास सोच ही नहीं है कि ईसा के जन्म से पहले भी कुछ होता था। ये तो हमें ही मालूम है कि हम हजारों साल पुरानी सभ्यता है, और उस हजारों साल पुरानी सभ्यता में जिन बातों की अब वो बात करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह की बात करते हैं, हजारों साल पहले हमारे व्यापारी जब विदेशों में जाया करते थे अपने अपने जहाजों में, वो बैंकिंग और इंश्योरेंस के सहारे ही जाया करते थे। आज भी उसके प्रमाण हैं। यानी और दुनिया भर में हम सामान जो बेचा करते थे उसका कोई बराबरी नहीं होती थी। और एंगस मैडिसन लिखते हैं कि इंडिया यूज्ड टू प्रोड्यूस 34% of global GDP, not for 1 year. Even according to Angus Madison, for more than 1,500 years, we had been producing more than 33% of the global GDP. No country in the world
which is considering itself to be a developed country, can claim that they have ever produced 34% or they can produce 34% of the GDP at any point of time. And यह जो हमारा जो आत्मनिर्भरता के आधार पर जो देश विकसित था, मैंने कहा कि 1500 साल नहीं, उससे हजारों साल पहले तक जब हमारे लोग अपने जहाजों में भर करके सामान लेकर के दुनिया के बाजारों में जाते थे, दुनिया के लोग कहते थे कि हमसे भी कुछ खरीद लो। लेकिन आप जानते हैं जिन दिनों में हमारे बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनती थी, जिन दिनों में हमारा मेटलर्जी में, केमिकल्स में, हर क्षेत्र में भारत जो है वो दुनिया का एकमात्र, जिसको हम कह सकते हैं कि एक औद्योगिक देश था। और उस समय जब हमारे बाजारों में, दुनिया के बाजारों में हमारे व्यापारी जाया करते थे, तो वो कहते थे कि हमारे पास, आपके पास कुछ नहीं है हमें देने के लिए। तो ऐसे में पेमेंट्स में उस समय कोई डॉलर होते नहीं थे, रुपए हमारे पास ही होते थे, उनके पास तो नहीं होते थे। उनके पास अपनी अपनी कोई करेंसी होती होगी, उनकी करेंसी को लेकर के हम क्या करेंगे। तो ऐसे में वो सारा पैसा हम गोल्ड के रूप में लेते थे, और इसीलिए हालांकि भारत में कोई गोल्ड पैदा नहीं होता। एक कोलार खान है जो, जहां हम कोई अब कह रहे हैं कि अब सोना महंगा हो गया, तो शायद कोलार खान से सोना निकालना कुछ इकोनॉमिकल हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई सोना पैदा नहीं होता था। उसके बावजूद भी हजारों सालों तक लूटे जाने के बाद भी हमारे यहाँ से ये इतिहास है कि लगातार जहाजों में भर करके सोना बाहर जाता रहा, उसके बावजूद भी हमारी माताओं और बहनों के पास इतना सोना है कि जितना दुनिया में नहीं। तो एक ऐसा देश जो पहले भी विकसित था, कुछ कालखंड में कुछ व्यवधान आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विकसित राष्ट्र बनने की जो हमारी सोच है वो हम किसी वजह से हम नहीं बन पाएंगे, ऐसा कोई कारण नहीं बनता। मैं इसके नाते में कई बार आप सब लोग बुद्धजन हैं, स्थान पर आप चर्चा भी करते होंगे, आपके ध्यान में भी बहुत सारे विषय आते होंगे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य के बोध से मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि ये कहा जाता है, और बात सच भी है, कि we missed Industrial Revolution 1. We missed Industrial Revolution 1 because we were not an independent nation. हमारे ऊपर राज चलता था दूसरे लोगों का, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए। इसलिए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 थी वो फेल हो गई, हम नहीं कर पाए, वी फेल्ड। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 आई, अब बिजली से चलने वाले उपकरण बन गए, बिजली से उत्पादन होगा। उस समय देश आजाद तो हो गया था, लेकिन हमारे नीति निर्माता इसके लिए तैयार नहीं थे कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 में कुछ काम कर सकेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 आया, टेलीकॉम और कम्युनिकेशन का। हमारे लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नीति निर्माताओं ने हमें फेल किया। मैंने जो कहा कि लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब आप ये देखिए कि दुनिया भर में सॉफ्टवेयर के नाते अगर कोई किसी देश के लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया वो भारतीय थे। हम जानते हैं कि अमेरिका का कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाएगा, जिस दिन भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां से वापस आ जाएंगे। तो we as a nation could not participate well in Industrial Revolution 3 because our government was not ready for it and government failed us. इसके बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है, बताना संभव नहीं, लेकिन आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4
का जमाना है, इंडस्ट्री 4.0। हम ये सब चीजें फेल क्यों होते रहे? क्योंकि हमारी सरकारें इसके लिए तैयार नहीं थी। सरकारों में दोष नहीं निकाल रहा, लेकिन सोच में कहीं ना कहीं कमी थी। उस सोच में कमी ये थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय ये कहा गया कि हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। Neither they have the money, nor they have the talent, nor they have the capacity